गणित की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं 3-4 दिन से कोरोना सेंटर पर ड्यूटी होने के कारण से आपको समय नहीं दे पाया, इसका मुझे खेद है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो बिल्कुल सरल भी है और परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक देकर जाता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है प्यारे बच्चों, आप इस टॉपिक से संबंधित 2 या 3 जो भी वीडियो बने उनको रेगुलर पूरे आप देखें, तब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप हर प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे और पूरे में से पूरे 6 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे। जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, अपने गणित में अच्छा स्तर नहीं बना पाते हैं, उनके लिए भी ये प्रश्नावली ये मान लीजिए कि मरते हुए तिनके को सहारा उस प्रकार से काम करती है। तो आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकार्य। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो प्रश्नावली है वो 6 अंक की होती है। इसका अंक भार कितना है? 6। बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा प्रश्न आता है। इसके 2 प्रश्न नहीं बनते हैं, एक बड़ा प्रश्न आता है। लेकिन ये बात काम की है कि वो बड़ा प्रश्न आप कब हल कर पाएंगे? जब उसकी प्राथमिक जानकारी आपको हो। छोटी छोटी जानकारियां भी आपके पास होंगी, तभी आप उस बड़े प्रश्न को सही ढंग से हल कर पाएंगे। वरना मेरा अनुभव है, जब मैं बोर्ड की कॉपियां चेक करता हूं तो देखता हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्राफ में अक्ष और वाई अक्ष ढंग से नहीं बना पाते, बिंदु का आलेखन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ग्राफ का प्राथमिक ज्ञान नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं आज इसकी प्राथमिक जानकारी आपको देता हूं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का समीकरण जिसमें अक्ष की घात या फिर वाई की घात 1 ही हो, जैसे आप यहां देख रहे हैं ए अक्ष प्लस सी बराबर 0, ये एक चर वाले एक घातीय रैखिक समीकरण का उदाहरण है। यहां ये भी हो सकता है 5 अक्ष प्लस 7 बराबर 0। यहां ये जो ए और सी है ये क्या है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं, और ये जो अक्ष है वो क्या है? चर संख्या है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आगे देखिए, जब चरों की संख्या 2 हो एवं दोनों की घात 1 हो, उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा समीकरण उदाहरण देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ चर कितने हैं? 2 हैं, एक तो अक्ष और एक वाई। प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं अक्ष और वाई हो, एम और एन भी हो सकते हैं, यहाँ पी और क्यू भी हो सकते हैं। लेकिन चर का मतलब अज्ञात राशि, जानते हैं ना प्यारे बच्चों बीजगणित की, जैसे ABCD, एक्स वाई जेड, एल्फा बीटा गामा लेमडा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो होगा वो चर होगा, और ये ABC जो है वो प्यारे बच्चों क्या होगा? वास्तविक संख्याओं में से होगा। जानते हो ना प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के बनने वाली संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो ABC है ये 0, इनमें से A और B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ भी ये जो A है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये रैखिक समीकरण एक चर का है, एक घात का है। ये जो आप देख रहे हैं ये 2 चर का और एक घात का रैखिक समीकरण है। प्यारे बच्चों, यदि इस प्रकार की 2 समीकरण हो तो हमें उसे युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म। युग्म यानी जोड़ा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। प्यारे बच्चों, जब समीकरण 2 हो तो यहाँ जो अक्ष और वाई चर हैं उनके जो गुणांक हैं, अक्ष का गुणांक मान लीजिए A1, वाई का गुणांक मान लीजिए B1 और ये अचर पद जो है वो C1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में
अक्ष का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो a1 b1, ये जो a2 b2, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये 0 हो गए, यहाँ गुणांक, इन चल संख्याओं के गुणांक यदि 0 हो गए तो फिर ये जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है वो मानक रूप में नहीं रहेगा, वो दो चर में नहीं माना नहीं जाएगा समीकरण। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न आता है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका जो हल होगा, प्यारे बच्चों 9th में आप पढ़ चुके हैं ये चीजें, इनका हल निकालने के कई तरीके आते हैं। प्यारे बच्चों, आपने 9th कक्षा में देखा होगा कि इसका हल निकालने के फर्स्ट में 2 तरीके होते हैं। एक तो आलेखीय निरूपण होता है और एक दूसरी विधि जिसमें कि आपको इसका विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि याद आ रहा है ना प्यारे बच्चों। 9th कक्षा में इसके हल निकालने के अपन ने ये 4 तरीके सीखे थे। एक तो ग्राफीय विधि से भी हो सकता है 2 चरों का हल, एक प्रतिस्थापन विधि से, संस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से। इन विधियों से इनका हल निकलता है। खैर वो पीछे 9th में पढ़ा था आपने, इस समय उसकी हमें थोड़ी सी आवश्यकता होगी, आगे प्रश्नों में आपको बता दिया जाएगा। पहले बच्चों, समीकरण जो आपको 2 दिए गए हैं उनका जो हल होगा, परिणाम जो होगा, अक्ष y का मान जो होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसको समझने के लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए एक सारणी बना दी है। पहले बच्चों, यदि पहले समीकरण का अक्ष का गुणांक a1 और दूसरे समीकरण में अक्ष का गुणांक a2, यदि हम यहाँ लिखें a1/a2 और इस पहले समीकरण के y का गुणांक b1 और दूसरे समीकरण के y का गुणांक b2, उसको यहाँ लिखे b1/b2 और वो दोनों मान यदि बराबर नहीं हो तो ऐसे दोनों समीकरणों का, यानी ऐसे समीकरण निकाय का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, अर्थात एक ही उत्तर होगा। और ऐसा जो निकाय होगा वो संगत होगा। और इस निकाय का यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे 2 सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, ये पहले समीकरण की, एक दूसरे समीकरण की, और वो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, काटेंगी। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। यदि हम इस प्रकार की स्थिति देखते हैं, a1 और a2 इसका अनुपात, b1 और b2 इसका अनुपात, c1 और c2 इसका अनुपात, यदि ऐसी बराबर स्थिति में हो, दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये अगर इस स्थिति में प्राप्त हो जाए तो फिर उसके जो ग्राफ आएगा तो इस समीकरण का भी वही रेखा आएगी और इस समीकरण का भी वही रेखा आएगी, यानी दोनों समीकरण जो हैं वो एक ही रेखा से गुजरेंगे। ये एक प्रतीक रूप में आपको दिखाया हुआ है प्यारे बच्चों। ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी ग्राफ में जो आएगी वो एक ही रेखा आएगी दोनों समीकरणों की, इसीलिए उसे कहते हैं समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। प्यारे बच्चों, यदि कोई समीकरण निकाय, अर्थात यदि 2 समीकरण जो हमें दिए हुए हैं उनसे ऐसा परिणाम प्राप्त होता है a1/a2, b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, अगर ऐसा परिणाम प्राप्त होता है तो पहले की जो सरल रेखा आएगी उसके समानांतर ही दूसरे समीकरण की सरल रेखा भी आएगी, अर्थात दोनों समीकरण की जो आलेखन होगा उसमें 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। अर्थात इसमें कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, 2 समांतर रेखाएं आएंगी। बीच वाले में अनंत हल होंगे, संगत होगा, संपाती रेखाएं आएंगी। अनंत हल होने का मतलब समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों कि पहले समीकरण की भी वही रेखा आ गई, दूसरे समीकरण की भी वही रेखा आ गई, दोनों समीकरण उसी रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो सब इसका भी हल है और इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो इस समीकरण का भी हल है, अर्थात दोनों के अनंत हल हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें और इसके बाद इनसे संबंधित मैं आपको 3 सवाल लेकर के और इन चीजों को और समझा देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको उतार लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे का सवाल लेते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों।
आज की क्लास आपका प्राथमिक ज्ञान बनाने के लिए है, क्योंकि किसी भी चीज का प्राथमिक ज्ञान अर्थात कह रहा यदि हमें ज्ञात नहीं हो, ABCD हमें ज्ञात नहीं हो तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती, अगर हमें नहीं पता हो तो हम हिंदी पढ़ नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझने के लिए, कैसा भी सवाल परीक्षा में आ जाए बिना घबराए उसे हल करने के लिए और आत्मविश्वास के साथ हल करते हुए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इनकी महत्ती आवश्यकता थी, जो मैंने आपको बताई। समीकरण निकाय का हल के हल की प्रकृति। पहले बच्चों, अब हम एक सवाल लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से, यदि हमसे पूछा जाए कि एक समीकरण निकाय इस प्रकार से है, क्वेश्चन दिए गए समीकरण निकाय के हल की प्रकृति, दिए गए समीकरण निकाय या युग्म, कुछ भी हो सकता है पहले बच्चों, निकाय भी आता है युग्म भी आता है। दिए गए समीकरण निकाय के हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए या बताइए। पहले बच्चों, यदि इस प्रकार का प्रश्न हो और समीकरण निकाय हमें ये दिया गया हो, मान लीजिए समीकरण निकाय हमें दिया हो x प्लस वाई बराबर तो 3, x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4। पहले बच्चों, यदि ये समीकरण निकाय दिया हो और हमसे पूछे कि इसके हल की प्रकृति बताइए। पहले बच्चों, पहले तो इसको मानक रूप में व्यवस्थित करेंगे। मानक रूप मैंने आपको क्या बताया था, दो चर के रेखिक समीकरण का मानक रूप बताया था आपको। पहले बच्चों, मानक रूप, अभी अभी मानक रूप की चर्चा की थी अपन ने, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये उसका मानक रूप है। बताया था ना पहले बच्चों, दो चर के रेखिक समीकरण का ये मानक रूप है, जहाँ a b c ये तो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और x और y ये क्या हैं, चर संख्याएं हैं। a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको अभी समझाया था पहले बच्चों। अब हम इसकी तुलना करें इसके साथ, तो इसको पहले उसकी तरह व्यवस्थित करें। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, x प्लस वाई, और इसको इधर लाएंगे तो -3 और बराबर 0। अब वैसा हो गया ना प्यारे बच्चों ये पहला, और दूसरे को भी हम उसी की तरह व्यवस्थित करें तो 3x माइनस 2y, 4 को इधर लाएं तो -4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, पक्षांतरण करना तो जानते हो ना आप, कक्षा 7 से ही हमने सीख लिया पक्षांतरण करना, कि कोई भी समीकरण में यदि कोई संख्या बाईं साइड से दाईं साइड जाती है या दाईं साइड से बाईं साइड आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। पहले बच्चों, अब हम यहाँ ध्यान दें कि इस अक्ष का गुणांक यहाँ a है, तो यहाँ अक्ष का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ y के पास यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी हुई, इसका मतलब गुणांक 1 है। अब हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करें, तुलना करें, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के गुणांकों की तुलना करें प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ देखो, तुलना करने पर गुणांकों की तुलना करने पर, पहले बच्चों जब तुलना करें तो इसमें जो a1 है वो क्या है, 1, और दूसरे समीकरण में a1 क्या है, 3। फिर पहले समीकरण में y का गुणांक अर्थात b, अर्थात b1 क्या है, 1, और यहाँ b का मान क्या है, देखो प्यारे बच्चों दिख रहा है ना आपको, क्या है इसका y का गुणांक क्या है, दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों, y का गुणांक क्या है, -2, और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों गुणांक
-3 और यहाँ गुणांक क्या है पहले बच्चों, -4। देखो देखिए पहले बच्चों कि इसमें ये आपस में कुछ बराबर है क्या? देखो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। पहले यहाँ दिख रहा है ना पहले बच्चों, इसका मतलब ये पहली शर्त हमारे सामने आ रही है। पहली शर्त देखो आप क्या लिखा हुआ है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, पहली शर्त है। अर्थात ये जो समीकरण निकाय है उसका हल क्या होगा, हम ये लिख देंगे, क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है केवल और केवल एक ही हल होगा, संगत होगा निकाय। और प्यारे बच्चों दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी ग्राफ के रूप में, ये इसका हल होगा। समझ में आ गया ना पहले बच्चों? अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। पहले बच्चों ये हल की प्रकृति आपको इसलिए बताई गई। पहले बच्चों दूसरा सवाल ले, अक्ष प्लस वाई बराबर 5 और 2 अक्ष प्लस 2y बराबर 10, ये तो पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ये हमारे को समीकरण निकाल दिया है और इसकी क्या पूछी है पहले बच्चों, हल की प्रकृति। देखो पहले बच्चों फिर वही तुलना करेंगे अब। तो इसका तो अक्ष का गुणांक तो क्या है 1 और इसका क्या है 2, इसका y का गुणांक क्या है 1 और यहाँ y का गुणांक क्या है 2। यहाँ जो अचर संख्या है वो इस साइड में आएगी, मानक रूप इसका बनाएंगे ना अपन, तो ये 5 इधर आएगा कि नहीं, अभी पहले प्रश्न में समझा दिया ना पहले बच्चों। तो ये 5 इधर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा -5 और ये 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10। देखो देखिए पहले बच्चों ये दोनों बराबर हैं। यहाँ देखो ये माइनस से तो माइनस कट गया और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखो ये भी बराबर है। पहले बच्चों कौन सी स्थिति हुई, ध्यान से देखो, ये 2 नंबर की स्थिति हो गई। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये स्थिति हमें प्राप्त हो गई और ये स्थिति प्राप्त हो गई, इसीलिए इसका क्या होगा अनंत हल, अनंत हल। और संगत निकाय कैसा होगा, संगत होगा। और कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, कैसा निरूपण होगा इसका, संपाती रेखाएं आएंगी, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं समझते हो ना पहले बच्चों, यानी जिस रास्ते से इसका सरल रेखीकरण होगा उसी रास्ते से इसका रेखीकरण होगा, दोनों की एक ही सरल रेखा आ जाएगी, एक ही सड़क पर से चलेंगे दोनों समीकरण, तो ये इसका हल हो गया। आया ना समझ में प्यारे बच्चों? तीसरा और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। प्यारे बच्चों मान लीजिए अब की बार हमें एक ऐसा समीकरण दिया हुआ है कि 2x माइनस 2y बराबर 2 पहला समीकरण है और 4x माइनस 4y बराबर 5 दूसरा समीकरण है। पहले बच्चों फिर देखो अपन इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो पहले को तो कैसे लिखेंगे 2x माइनस 2y और ये इधर आ गया -2, ये इस रूप में वो बन गया और बराबर 0। इसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे 4x माइनस 4y 5 इधर आ गया -5 बराबर 0। पहले बच्चों अब देखो देखिए क्या स्थिति होती है, पहले समीकरण का गुणांक अक्ष का गुणांक 2 और दूसरे में अक्ष का गुणांक 4। पहले समीकरण में y का गुणांक -2 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -4 और तीसरे समीकरण में c की जगह -2 और दूसरे समीकरण में c की जगह -5। देखो पहले बच्चों कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। देखो देखें यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस से तो माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 2/4 बराबर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों। ये है 2/5, इसका मतलब बराबर नहीं है प्यारे बच्चों। अब आप देखो ये शर्त कहाँ है, ये शर्त यहाँ है। देखो तीसरे में देखो आप A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जब ऐसी स्थिति हो तो इस प्रकार समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी।
दोनों जो समीकरण है उनका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे ग्राफ में, तो ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, दोनों ही रेखाएं समांतर चलेंगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, क्यों नहीं है कोई हल? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काट ही नहीं रही है। ये दोनों रेखाएं कितनी ही आगे और पीछे बढ़ जाएं, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए कोई हल नहीं। समीकरण निकाय कैसा होगा? देखो प्यारे बच्चों, कैसा होगा? असंगत होगा। और इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? दो समांतर रेखाएं आएंगी, दो समांतर रेखाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब हम आगे का जो प्रश्न लेंगे वो वैसा ही प्रश्न लेंगे जैसा बोर्ड परीक्षा में आता है, लेकिन ये बताना आपको आवश्यक था प्यारे बच्चों कि आपको समीकरण निकाय देखते ही ये ज्ञान हो जाए कि इस समीकरण का हम जब ग्राफ में निरूपण करेंगे तो वो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, या इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, या इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। इन चीजों को आप समीकरण को देखते ही आश्वस्त हो जाओगे, आप पता लगा लोगे कि हमें कैसा ग्राफ प्राप्त होगा। आप बिल्कुल नहीं घबराओगे, आप उसके बारे में हर छोटी मोटी बात जानते होंगे ना, राज की बातें, तो फिर आप सामने वाले पर अपना अधिकार जमा लोगे। क्यों प्यारे बच्चों, समझ में आ रही ना बात? तो आप बने रहें हमारे साथ और अगली कक्षा के लिए तैयार रहें। अगली कक्षा में हम वही बड़ा प्रश्न लेंगे जैसे बोर्ड परीक्षा में आता है, और उसका आपको ग्राफीय निरूपण करके बताएंगे। ग्राफीय निरूपण के लिए हमने कक्षा 7 और 8 में ग्राफ के जो 4 भाग होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, उसमें किस प्रकार से किधर प्लस की संख्याएं होती है, किधर माइनस होता है, वो सब बातें हमने पढ़ी थी। उनको एक बार फिर आप दोहरा लें तो आपको आसानी रहेगी। धन्यवाद। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, फोन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे मुझसे फोन करते हैं। एक मोहित सेन जो ब्यावर से है, उसने भी 2-3 प्रश्न पूछे हैं मेरे से फोन करके। मेरे क्लास के जो बच्चे हैं वो तो पूछते ही पूछते हैं। और आज भी एक बच्चा रूल्यानी माली स्कूल से है, उसने भी मेरे से 2-3 सवाल पूछे हैं। और भी बहुत से बच्चों के फोन आ रहे हैं। तो ये जो आपका प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।